दोस्तों 12 हफ्ते से भी कम समय रह गया है बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे प्रेस्टिजियस शो की शुरुआत। 3 महीने से भी कम टाइम है हम लोग के पास ये देखने के लिए कि कौन बनने वाला है किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह, बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। और इस बेस्ट बॉडी बिल्डर की लिस्ट में जो सबसे टॉप एथलीट्स, जो सबसे 4 बेस्ट एथलीट्स जिनका सबसे ज्यादा चांस है इस साल मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने का, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरीके से वो ओलंपिक तक पहुंचने वाले या पहुंच चुके हैं। आज वो सब हम बात करेंगे। उनकी अपडेट्स कैसी है, उनकी फिजिक में क्या इंप्रूवमेंट हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े एथलीट्स, सबसे जाने माने एथलीट्स की अपडेट्स के साथ, और ये देखते हैं कि क्या होल्ड करता है इन सारे बड़े एथलीट्स का फ्यूचर। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीकेंड और नेक्स्ट वीकेंड होने वाले शो, जो कि है दुबई प्रो और टैंपा प्रो रिस्पेक्टिवली, जहां पे अगेन हमें एक काफी ज्यादा स्टैग लाइनअप इन दोनों शो में दिखने वाला है। एक काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव शो ये दोनों भी होने वाले हैं। दोस्तों आखिरी शो जो हमने कवर किया था वो था न्यूयॉर्क प्रो, और उसके बीच में और भी काफी शोज हुए हैं जिसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग कवर नहीं कर पाए। लेकिन इन सब शोज के विनर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में ना बात करके नेचुरली जब उनकी अपडेट्स आएंगी तब हम बात करते हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत आई थिंक किसी भी और बॉडी बिल्डर से नहीं हो सकती सिवाय डेरिक लंसफर्ड के। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है, लास्ट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंसफर्ड अपने दूसरे ही साल ओपन बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पीट करते हुए इस डिवीजन के दी बेस्ट बॉडी बिल्डर, दी चैंपियन बन चुके हैं। वहीं पर्वत की चोटी पर बैठे हुए डेरिक लंसफर्ड को नीचे उतारने के लिए ढेरों भेड़ियों का झुंड उनको नोचने के लिए बैठा है। कल ही के दिन हमें डेरिक लंसफर्ड के तरफ से ये अपडेट उनकी देखने को मिली है, जहाँ पे उनका सबसे मजबूत हिस्से को वो ट्रेन करते हुए नजर आए, उनकी बैक, जहाँ पे कैप्शन वो डालते हैं कि इट्स टाइम टू गेट श्रेडेड अंडर 12 वीक्स। वक्त आ चुका है अपने शरीर से एक एक बूंद चर्बी की निकालने, वक्त आ चुका है अपनी फिजिक को पत्थर जैसी बनाने की, और वो वक्त सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते का ही है। इन 12 हफ्तों में डेरिक लंसफर्ड को अपनी पूरी जी जान, अपना पूरा खून पसीना एक करना होगा उस टाइटल को अपने नाम करने के। क्योंकि दोस्तों टाइटल जीतना, इनाम जीतना आसान नहीं हो, उस टाइटल को कॉन्टिन्यूअसली ईयर बाय ईयर जीतना, ये एक सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एथलीट के लिए। और डेरिक लंसफर्ड की लास्ट ईयर ओलंपिया के परफॉर्मेंस एक फ्लूक थी या डेरिक लंसफर्ड की डोमिनेंट रेन की शुरुआत, ये दोस्तों इस साल का हमें मिस्टर ओलंपिया ही बता पाए। बात करें दोस्तों डेरिक लंसफर्ड की फिजिक की, तो ओवरऑल प्रॉपर्ली अभी हमें हाल ही में देखने को नहीं मिली है। लेकिन सोन इनफ दोस्तों वो टाइम दूर रही है जहां हम लोग को वापस से डेरिक लंसफर्ड अपनी क्रेजी अपडेट्स बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही दिखाने लगेंगे, और जितनी भी ऑडियंस, जितनी भी फैंस है बॉडी बिल्डिंग की, उनको अपनी तरफ मोड़ने लगेंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज को कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो, तब जबकि उनके खिलाफ एक ऐसा इंसान है जो कि जाना जाता है कंसिस्टेंसी, जो कि जाना जाता है हार्डवर्क, जो कि जाना जाता है बार बार इंप्रूव करने, जिसने काफी सालों तक स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद मिस्टर ओलंपिक की टाइटल, मिस्टर ओलंपिक की ट्रॉफी अपने नाम की थी। लेकिन अगले ही साल वो टाइटल, वो ट्रॉफी उनसे छीन ली थी डेरिक लंसफर्ड, जहाँ पे हादी चुपन की अंदर की आग उसके बाद ऐसी भड़की की आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने सबको जला कर, और वैसा ही कुछ वो करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया 2024। और वहीं अनलाइक डेरिक, हादी चुपन को पसंद है अपनी फिजिक का शो ऑफ करना, बिकॉज ऑल ईयर राउंड वो इस टाइप के शेप में रहते हैं जिसको काफी बॉडी बिल्डर स्टेज रेडी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट हादी चुपन की हम लोग को देखने को मिले हाल ही में 2 दिन पहले, वहाँ पे उनकी कंडीशनिंग दोस्तों आई थिंक कभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेप के दौरान नहीं रही है इतनी शार्प, इतनी क्रेजी, जिसका मतलब है दोस्तों कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं हादी चुपन। जहाँ हर रोज हादी चुपन जिम में ट्रेन कर रहे हैं बीस्ट की तरह, जहाँ पे हर रोज वो एक कदम आगे निकलने को देख रहे हैं डेरिक लंसफर्ड से। इस पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेटली हादी चुपन आगे हैं अपनी कंडीशनिंग में। हादी चुपन दोस्तों पिछले साल भी अपनी मस्कुलैरिटी में तो आगे थे ही, अपनी कंडीशनिंग में भी ऑन स्टेज तो मुझे बेहतर नजर आए। लेकिन जिस चीज पे वो काम नहीं कर सकते और वही चीज उनको हार की तरफ बहुत ज्यादा मोड़ सकती है, वो है उनका शेप, वो है उनका स्ट्रक्चर अगेंस्ट डेरिक लंसफर्ड। नहीं तो दोस्तों मास मॉन्स्टर के हिसाब से हादी चुपन का बहुत ही क्रेजी स्ट्रक्चर है। आई मीन किस मास मॉन्स्टर के इतना क्रेजी वैक्यूम, इतना क्रेजी डीपली सेपरेटेड मिड सेक्शन हम लोग ने देखा था दोस्तों। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा। इवन डेरिक लंसफर्ड का भी मिड सेक्शन काफी अंडरवेलमिंग है कंपेयर टू हादी चुपन, और ये चीज जानते हैं दोस्तों हादी, ये चीज डेफिनेटली वो जानते हैं कि यहाँ पे उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही खेलना पड़ेगा। उनको अपनी मस्कुलैरिटी, उनको अपनी कंडीशनिंग, उनको अपनी ड्राइनेस, हार्डनेस, उनको अपनी कंसिस्टेंसी पे खेलना पड़ेगा। कंडीशनिंग को लेकर दोस्तों हादी चुपन का निशाना कभी भी नहीं चुका है आज तक, आई डोंट थिंक सो, और इस ओलंपिया में भी नहीं चूकने वाला है। और हम ऐसा बोल सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट हिज कंडीशनिंग राइट नाउ। मतलब दोस्तों अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि कितनी ज्यादा डेंजरस हादी चुपन की यहाँ पे कंडीशनिंग है, तो आई थिंक आप लोग को उनकी कंडीशनिंग को कंपेयर करना चाहिए एंड्रू जैट की कंडीशनिंग में, जो कि कॉम्पीट करने वाले हैं अगले ही महीने टेक्सास प्रो में, जो कि 2 से 3 हफ्ते बाद होने वाला है। वही उनकी अपडेट ये शो से 1 महीने पहले की है, जहाँ पे वी कैन क्लियरली सी वहां नहीं है जहाँ पे हादी चुपन की थी, जबकि वो बहुत ही जल्द हम लोग के स्टेज पे दिखने वाले हैं। वही हादी चुपन अभी हम लोग को 3 महीने बाद स्टेज पे दिखी। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि यहाँ पे एंड्रू जैट की कंडीशनिंग बहुत कमाल की नहीं लग रही है। एंड्रू जैट के अपने हिसाब से कंडीशनिंग बहुत ही क्रेजी है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि एंड्रू जैट करियर की शुरुआत से ही कंडीशनिंग में हमेशा से अपना मार्क मिस करते हुए आए हैं। और बिल्कुल सिमिलर हम लोग को लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया
में होते हुए दिखा था, जहाँ पे एंड्रू जैक्ट अपनी कंडीशनिंग मिस करके आए थे स्टेज पे, जिसके पीछे का रीजन भी हमें मालूम था कि उनकी तबीयत ओलंपिया की स्टेज पे उतनी उनका साथ नहीं दी थी। हमें स्टेज पे ओलंपिया की डिसअपॉइंट किया था एंड्रू ने, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद लगाए थे, एक क्रेजी, एक शार्प, एक आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिजिक की, जैसा कि उन्होंने उससे पहले आर्नोल्ड क्लासिक में हमारे सामने शोकेस की थी, जो कि अभी तक की मैं मानता हूँ उनकी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग थी। दोस्तों यहाँ कंडीशनिंग जाए बाढ़ में, जस्ट लुक एट हिज फिजिक, उनकी फिजिक को बस आप देखिए, ये कोई कार्टूनी फिजिक से कम की नहीं लग रही है। ये फिजिक एक कॉमिक बुक कैरेक्टर की फिजिक से कम नहीं लग रही है दोस्तों। इतनी छोटी कमर हमने इतनी मैसिव, इतनी बड़े फ्रेम पे शायद ही कभी देखी हो, शायद ही कभी देख पाए। जहां पे इस पोस्ट में पर्टिकुलरली एंड्रू के खिलाफ जो उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहता था वो उनके आर्म्स की तरफ रहता था लोगों का, और यहाँ पे उनके आर्म्स में जो उन्होंने थिकनेस, उनके आर्म्स में जो उन्होंने चौड़ाई मोटाई ऐड की है, आई मीन जो शेयर अमाउंट ऑफ मसल उन्होंने अपने आर्म्स में ऐड किया है वो अमेजिंग नजर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। बहुत अच्छा खासा हम लोग नोटिसेबल मास एडेड देख सकते हैं उनके आर्म्स में यहाँ पे दोस्तों। मसल्स जो उनके आर्म्स में नजर आ रही है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्रेश है, हाल ही में एडेड है वो। और एंड्रू की कंडीशनिंग के बाद उनके दो सबसे बड़े क्रिटिसिज्म, उनके अपर आर्म्स, आई मीन उनके पूरे आर्म्स, और साथ ही साथ उनकी बैक एक सबसे वीक पॉइंट बताया जाता था दोस्त। बैक यहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उनके आर्म्स में जो इम्प्रूवमेंट है वो इस तरफ डेफिनेटली इशारा कर रही है कि इस ऑफ सीजन में एंड्रू जैक्ट ने अपने फ्रेम पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, अपने फ्रेम पे अच्छे खासा मसल, अपने फ्रेम पे अच्छी खासी मांसपेशियां ऐड, और अपने स्ट्रक्चर से, अपने स्टैचर से डोमिनेट कर लेते हैं वो स्टेज पे, अपने फ्लो से डोमिनेट कर लेते हैं स्टेज पे, अपने मसल से वो बस रह जाते हैं। और वही मसल, वही जब फ्रेम एक बार फिल आउट हो जाएगा उनका, उनकी फिजिक हल्की सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो अनबीटेबल हो जाएंगे, ऐसा हम सब मानते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल से उस राह पे जाने का इशारा इसी अपडेट में छुपा है दोस्तों, इसी अपडेट की इंप्रूवमेंट में छुपा है। अब जो डाउट है वो एंड्रू के बैक साइड का है, कहो उनकी अपर बैक हो, अपर लैट्स हो, लोअर लैट्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, यहाँ तक कि काफ्स भी। टोटल पोस्टीरियर चेन एंड्रू जैक्ट को अपनी काफी ज्यादा मजबूत करनी होगी वो ओलंपिया की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये बोलना एक अजम्पशन नहीं बल्कि प्रेडिक्शन होने वाला है कि एंड्रू जैक्ट एक ना एक दिन तो मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं, अगर कंटिन्यूअस अपनी इंप्रूवमेंट करते रहे फिजिक में, कंसिस्टेंसी के साथ इन शेप ऑन स्टेज आते रहे, और बार बार जजेस के दिमाग में वही भरोसा वापस से वो जगाते रहे, तब तो इस डिवीजन में एंड्रू जैक्ट के अलावा किसी भी और एथलीट पे नजर ले जाना ही मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू हिज मास एस्थेटिक। वहीं इन्हीं जो टॉप सबसे तगड़े एथलीट्स हैं उन्हीं के बीच दूसरे एथलीट जो कि काफी ज्यादा एक फेमिलियर, काफी ज्यादा एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर कैरी करते हैं एंड्रू जैक्ट की ही तरह, जो कि है सैमसन दोदा दोस्त। सैमसन दोदा का भी कमाल का स्ट्रक्चर, कमाल की डोमिनेंस, कमाल का स्टैचर होता है वो स्टेज। उनकी पोजिंग से उनकी कमांडिंग प्रेजेंस क्रिएट हो जाती है स्टेज के ऊपर। दोस्तों अभी हमने जिन भी एथलीट्स के बारे में बात की उन सबको कहीं ना कहीं अपनी इंप्रूवमेंट करनी ही है थोड़ी बहुत फिजिक के अंदर, इन टर्म्स ऑफ फाइन रिफाइनमेंट्स, वो मसल को आपस में बैलेंस कराना, ये सब। वहीं दूसरी तरफ आई थिंक सैमसन दोदा इन चारों में से एक ऐसे एथलीट है जो कि बिना कुछ ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूव किए ही वो टाइटल अपने नाम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइज्ड और श्रेडेड आके स्टेज पे, सिर्फ और सिर्फ वो हार्डनेस प्रेजेंट करके स्टेज पे, वो क्रिस्पीनेस, वो लिटरली नो फैट वाली फिजिक प्रेजेंट कर। क्योंकि ये बात भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि सैमसन की बैक अब वैसी कमजोर बैक नहीं, अब सैमसन की काफी कमाल की काफी अच्छी बैक हो गई है, जहाँ पे अब उनकी मसल बेलीज बैक की काफी अच्छी नजर आती है, कंप्लीट एक बैक नजर आती है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इवनली हो गई है, बैलेंस हो गई है उनकी बैक। छाती उनकी ऑलरेडी कमाल की है, क्वाड्रिसेप्स में दुनिया भर का मास कैरी करते हैं वो, आर्म्स उनकी डिसेंट है, वहीं बैक भी अब काफी ज्यादा डिसेंट हो गई, जिसकी वजह से मेरे नजरों में इस टाइम सैमसन दोदा सबसे ज्यादा डेंजरस एथलीट है। सैमसन दोदा एक ऐसे एथलीट है जो कि डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं ओलंपिया ट्रॉफीज पर, जो कि डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं आगे आने वाले कई सालों तक मिस्टर ओलंपिया में, बिकॉज ऑफ हिज डोमिनेंट स्टैचर, बिकॉज ऑफ हिज डोमिनेंट फिजिक, डोमिनेंट मस्कुलैरिटी। वही यही सिमिलर चीज, यही डोमिनेंस वाली चीज मैं डेरिक लंसफोर्ड के लिए नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज डेरिक लंसफोर्ड स्टैचर में बहुत कम पड़ जाते हैं, और जाहिर सी बात है एक इंसान अपनी कद काठी में छोटा होगा तो कितना ही मसल उस इंसान से ज्यादा पैक ऑन कर पाएगा जो उससे कई इंचेस ज्यादा बड़ा है। जाहिर सी बात है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एक बड़े फ्रेम पे ही होगी, और साथ ही साथ एक और जाहिर सी बात है कि बड़े फ्रेम पे जो मसल ऐड करने में मेहनत लगती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। वही कंपेयर टू छोटे फ्रेम को आसानी से फिल्ड आउट करना, छोटे फ्रेम को एस्थेटिक के साथ साथ कॉम्पैक्ट रखना एक इजी टास्क होता है, वही बड़े फ्रेम को एस्थेटिक के साथ साथ कंप्लीटली फिल्ड आउट दिखाना एक काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। आपको स्किनी और लैंगी जैसे कमेंट्स तक सुनने को मिल सकते हैं लोगों की तरफ से, जिन कमेंट्स का शिकार काफी टाइम से एंड्रू जैक्ट खुद ही हो रहे थे। लेकिन सैमसन की जो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिली थी वो 2022 की मिस्टर ओलंपिया में देखने को मिली थी, जहां उन्होंने अचानक से अपने क्रेजी फ्रेम पे क्रेजी साइज भी ऐड कर दी थी। अचानक से क्लासिक फिजिक के एथलीट लगने से ओपन कैटेगरी के डोमिनेंट एथलीट बन गए थे। एंड आई थिंक इन सब अचानक से करने के चक्कर में उनका मसल ऐड करने का, उनका फ्रेम फिल आउट करने का प्रोसेस तो कमाल का गया है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है उनका अपने फ्रेम पे साइज और थिकनेस ऐड करने का। लेकिन वहीं उनकी कंडीशनिंग की तरफ उनको बहुत ज्यादा टाइम बाय टाइम नाकामयाबी मिलती हुई आ रही है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करता है सैमसन दोदा के लिए वो है उनके कोचिंग की डायनामिक्स। दोस्तों अभी हम लोग को जैसा कि मालूम है उनकी वाइफ ही उनको कोचिंग कर रही है, वही पहले मिलोस सार्चेव कोच करते थे उनको। मिलोस
सार्चेवी एक्चुअली वो कोच थे जिन्होंने सैमसन दौदा को जो आज है सैमसन दौदा वो बनाया। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वो बिना मिलोस सार्चेव के बन ना पाते कुछ। आई थिंक सैमसन दौदा में पोटेंशियल थी, मिलोस सार्चेव ने वो पोटेंशियल जल्दी से जल्दी बाहर निकाली है और हम सब के सामने रख दी है। लेकिन आई थिंक सैमसन का मिलोस को छोड़ना एक सही डिसीजन था, बिकॉज आई थिंक उनको जो कुछ भी मिलना था मिलोस से वो अब मिल चुका है। खैर, अब इन चारों एथलीट्स के अपडेट्स को हम यही रोकते हैं और आपसे मैं एक सवाल यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछना चाहूंगा, इन चारों एथलीट्स में से आप लोग किसको इस डिवीजन का चेहरा बनते हुए इस साल देखना चाह रहे हैं? इसी के बाद दोस्तों कल ही हुए शिकागो प्रो की बात हम लोग को डेफिनेटली करनी पड़ेगी, जहाँ पे इस शो में ओपन डिवीजन में बाजी मारी थी मोहम्मद फूदा ने, जो कि एक तरीके से अपसेट टाइप ही था, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे टिम बुडेशिम या व्लाद सुग्रुश्को को जीतते हुए देख रहे। मगर दोस्तों यहाँ पे जजिंग काफी फेयर हुई है, जो जीता है एथलीट वो काफी डिजर्विंग था। काफी अच्छी कंडीशनिंग में यहाँ पे हम लोग को मोहम्मद फूदा नजर आए, पूरी फिजिक में अपने स्ट्राइशंस प्रेजेंट करते हुए हम लोग को नजर आए वो स्टेज पे। साथ ही साथ उनकी लोअर बॉडी स्पेशली उनके क्वाड्स में जो डीपली स्ट्राइटेड मसल्स हम देख पा रहे थे वो क्रेजी आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे। लेकिन दोस्तों इस पूरे लाइनअप इस टॉप 4 में मुझे जिसने पर्सनली सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है और जिसका मैं पर्सनली काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर देख पा रहा हूँ वो है नेथन एपलर। दोस्तों कमाल का एक शेप उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, अच्छी खासी मास के साथ, एक ऐसी मास के साथ जो कि काफी बड़े बड़े एथलीट्स काफी बेहिम्मत के साथ नेक टू नेक खड़ी रह सकती थी। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि अभी भी उनको काफी ज्यादा मास में अपनी बढ़ोतरी करनी है, काफी ज्यादा मांसपेशियां अपने शरीर में जोड़नी है उनको। लेकिन दोस्तों जिस किस्म को क्लीननेस, जिस किस्म से वो अपनी लाइंस प्रेजेंट कर रहे थे अपनी फिजिक के थ्रू, जिस किस्म की जिस टाइप की उनकी सिमेट्री हम लोग को स्टेज पे नजर आ रही थी वो माइंड बॉगलिंग नजर आ रही। स्पेशली उनका शेप जो कि चेरी ऑन टॉप था उनकी फिजिक पे, आई थिंक चेरी ऑन टॉप ने उनका पूरा केक ही उनकी शेप होगा। और नेथन अपनी यही लाइन यही स्ट्रक्चर के साथ अगर थोड़ा बहुत और मसल ऐड कर लेंगे तो दोस्तों मैं डेफिनेटली 1-2 साल में जल्द ही टॉप 6 के अंदर फर्स्ट कॉल आउट में देख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर उन्होंने हम लोग को कल स्टेज पे प्रेजेंट किया था। वहीं मेंस फिजिक में भी हमें एक एथलीट के बारे में डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी दोस्तों, सादिक हेड्जोविक के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस शो में अपडेट्स आती हुई उनकी जो हम लोग को देखने को मिल रही थी उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली, काफी ज्यादा अभी तक की सबसे खतरनाक में से भी हम उनकी फिजिक इस अपडेट में देखते हुए गेस कर रहे थे, बट स्टेज पे हम लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी नजर आई, जिसके बाद सबका यही सवाल था कि आखिर हुआ क्या सादिक को। आखिर सादिक की अपडेट्स में जैसी हम लोग को फिजिक देखने को मिली थी वैसी स्टेज पे क्यों नहीं दिखी। आखिर सादिक जिस टाइप से हम लोग को अपनी अपडेट्स में चैंपियन टाइप के इस शो को जीतने तक के लग रहे थे वो 6th प्लेस किए इस शो में, जहाँ पे क्लियरली उनका रीजन हम लोग उनकी फिजिक में देख सकते थे, जो कि वाटर था बिटवीन हिज स्केलेटन मसल एंड स्किन, जो कि एग्जैक्टली सादिक ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी बताया, जहाँ पे वो बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली आई मेड सम क्रिटिकल मिस्टेक्स इन अंडरएस्टिमेटिंग द वेट गैप, स्पिलिंग ओवर ट्राइंग टू फिल बैक आउट अगेन एंड पोजिंग, आई विल लर्न फ्रॉम दिस एंड कम बैक बेटर इन 2 वीक्स फॉर टैम्पा। यानी कि दोस्तों जिस चीज का हम लोग को शक था हुआ वही है, जहाँ पे सादिक ये बता रहे हैं कि अपनी वेट कैप के अंदर आते आते 209 पाउंड का हिट करते करते अपनी बॉडी को फुलनेस से काफी ज्यादा डिग्रेड कर दिया था सादिक ने, जहाँ पे आफ्टर वेइंस उन्होंने जब कार्ब अप किया तो इतना तगड़ा इतना हार्डकोर कार्ब अप कर लिया कि कार्ब्स कंप्लीटली स्पिल ओवर हो गए उनकी फिजिक, जहाँ पे उनकी फ्रंट बॉडी तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा वॉश्ड आउट नजर आई, स्पेशली उनका मिड सेक्शन का एरिया, जो कि मेंस फिजिक के एथलीट के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। एक अच्छा मिड सेक्शन होना, एक खूबसूरत मिड सेक्शन होना, एक प्लीजिंग मिड सेक्शन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है मेंस फिजिक के एथलीट के लिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इतनी बड़ी गलती होगी जब इतना खराब मिड सेक्शन होगा तो जजेस तो उनको पीछे रखेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, सादिक ये प्लेसिंग डिजर्व करते थे कि नहीं? आप लोग कमेंट्स बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।